नमस्कार, मैं सोमेंद्र सरकार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोलकाता से आर्ट आलाप की दूसरी एपिसोड में। और आज हम लोग बात करेंगे हमारे जो गेस्ट आर्टिस्ट हैं उनके साथ। बहुत ही एनर्जेटिक, एक्टिव एंड डायनामिक एक आर्टिस्ट, जिनको आर्टिस्ट सिर्फ कहना कम रहेगा। वो एक तरफ आर्टिस्ट भी है, एक तरफ वो एक आर्ट एजुकेटर भी है। उनके कई सारे गुण हैं और सिर्फ अपने जगह पे नहीं, वो हर जगह पूरे देश भर में छाए हुए हैं। तो हमारे साथ आज ऑन स्क्रीन कौशलेश कुमार सर, और हम लोग आज यहाँ पे इनसे बात करेंगे। कौशलेश सर बहुत ही पुराना मित्र है हमारे। हम नमस्ते लोग नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। पहली बार हम लोग मिले थे 2015 में, आई थिंक 2015 में हम लोग एक इन सर्विस कोर्स में हम लोग मिले थे। और उसके वही पहली हमारी मुलाकात थी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में। बहुत अच्छी मुलाकात थी। सर, शुरुआत करने से पहले ये जान लो कि अभी आप कहाँ पे हैं। वाराणसी में है? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी तो मेरी जॉब बनारस में है, बट अभी मैं कुल्लू में हूँ, हिमाचल प्रदेश में। एक आर्ट कैंप में आया हूँ, नेशनल आर्ट कैंप में। मैं आपको और पूरे दर्शक जो भी जुड़े हुए हैं उनको मैं दिखाना चाहूंगा। आप सब एक मिनट देखें, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल। अपने मैं बैक कैमरे से मैं दिखाना चाहूंगा। ठीक सर। ये होटल पे जहाँ हम लोग स्टे किए हुए हैं, दिल्ली में। ये देखिए, आप सब देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। वाओ। हाँ, मैं फेसबुक में फोटो तो देख रहा था। हाँ, ये यहाँ पे बहुत ही हम लोग खूबसूरत। दिख रहा है। वहाँ पे यस। बर्फ वाली पहाड़ी है, और इधर हम लोग इस वैली में नीचे नदी बह रही है, और यहाँ पर वाओ, हम लोग स्टे किए हैं। बहुत ही। और ये कैंप चल रहा है आपका, आर्ट कैंप? हाँ, ये आर्ट कैंप है। अभी उसी में समय निकाल के आपसे मैं जुड़ रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि सभी आर्टिस्ट अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। सही है। समय मिलना भी, आपका समय निकालना भी मुश्किल है। हम जानते हैं कि आपकी शेड्यूल काफी बिजी रहता है और कभी ना कुछ आपका चलता ही रहता है। स्टिल आज हम लोग मिल पाए हैं यहाँ पे, और थोड़ा बातचीत करेंगे आपके काम के बारे में। तो शुरू करते हैं। सर, हमें थोड़ा ये बताइए कि बिल्कुल। आपके आर्ट की जो जर्नी है, जो शुरुआत थी, वो कैसी थी? यानी बचपन से ही आपको आर्ट की शौक थी? आप किस तरह से अपनी जर्नी को स्टार्ट किए थे, जरा हमें बताएं। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग उनको पता होगा। मेरा होम टाउन बिहार है, आरा। आरा एक सिटी है, भोजपुर जिला में आता है, बिहार में, पटना के पास है। मेरा जन्म वहाँ हुआ है। और शुरू से ही मेरे अंदर एक आर्ट में रुझान थी, और जिसके कारण मैं एक क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो स्कूल में अक्सर कंपटीशन होते रहते थे, तो मैं उसमें कुछ काम करके पार्टिसिपेट करता था और हमेशा फर्स्ट प्राइज जीतते रहता था। फिर किसी समय मुझे पता चला कि पटना में कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, पटना यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे फाइन आर्ट की पढ़ाई होती है। तो मैंने वहाँ एंट्रेंस दिया और वहाँ पास हो गया। मैं वहाँ एडमिशन भी ले लिया था। और लगभग वहाँ 9 मंथ या 8 मंथ पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि बीएचयू एक बहुत बड़ा जगह है जहाँ पे आर्ट की पढ़ाई होती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिर मैंने यहाँ की फॉर्म अप्लाई किया, यहाँ टेस्ट दिया, पास हो गया। फिर मैं बीएचयू से मेरा बीएफए कंप्लीट हुआ। तो एक बचपन से ही मेरे अंदर आर्ट के प्रति रुझान थी, और धीरे धीरे उसी में अपना करियर बनाना या फिर उसमें आगे बढ़ते जाना। फिर मेरा मास्टर्स लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से कंप्लीट हुआ। इस तरह से एक जर्नी जो है कला शिक्षा की, स्कूल से होते हुए बी पटना कॉलेज ऑफ आर्ट, फिर बीएचयू, फिर कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी तक पहुंची। इस बीच मेरे पापा ज्योग्राफी के टीचर थे, प्रिंसिपल से रिटायर किए हैं बिहार गवर्नमेंट से। तो मैं छोटा था तो अक्सर उनके वो जब पीएचडी कर रहे थे ना, तो उस पे बहुत से डायग्राम बनाते थे, सर्वे करते थे। तो वहाँ सेट स्क्वायर, पेंसिल, प्रकाल, इन सब इक्विपमेंट को देखता था मैं। तो मेरे अंदर एक आती थी क्यूरियोसिटी कि क्या है, कैसे वो करते हैं, लाइन करते हैं, स्केच पेन का प्रयोग कैसे करते हैं, हेडिंग कैसे लिखते थे। चूंकि उस समय उतनी टाइपिंग और डिजिटली कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं थी, तो सब हेडिंग अपने हाथ से लिखते थे, वो 3D में लिखते थे। तो मुझे बड़ा अपने तरफ आकर्षित करता था। तो वो सब देख के भी मेरे अंदर रुझान और पॉजिटिव होते गया आर्ट को लेकर। फिर अपने गांव में, मेरा गांव पड़ता है बिहार में, सहार थाना में, बरुही गांव पड़ता है।
वहां पे कभी गांव में छुट्टियों में जाते थे पापा के साथ, दादाजी लोग के पास, तो तालाब से मिट्टी निकाल के कुछ मूर्तियां छोटा मोटा कुछ भी जैसे हुए बना लिया। उसे बाल लगाने के लिए मैं जलकुंभी के जो ग्रीन जड़ होते हैं उसका मैं प्रयोग कर लिया करता था। ये कोई सिखाया नहीं मुझे, बस अपने आप लगता था कि हाँ ये लगा देंगे तो काम हो जाएगा। फिर किसी टेलर की दुकान से वो कपड़ा कटा हुआ जो फेंका रहता था उठा के उसका कपड़ा बना देते थे। तो इस तरह से एक छोटे से में ही क्रिएटिविटी की शुरुआत होते गई, सोचते गया, देखते गया, करते गया, समझते गया। इसके चलते चलते मेरी आर्ट की पढ़ाई ऐसे होते हुए अभी तक BHU के होते हुए लखनऊ तक पहुंचा। फिर मैं दिल्ली में सेटल हो गया था, फ्रीलांस काम कर रहा था। इसी बीच मेरी नौकरी, मेरी जॉब केंद्रीय विद्यालय संगठन में लगा। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सिलेक्शन करने वालों का जिन्होंने मेरा सिलेक्शन करके KVS में जॉब दिया। और जब से जॉब लगी, मेरी पहली पोस्टिंग झारखंड हजारीबाग में हुआ, फिर दूसरी पोस्टिंग डिब्रूगढ़ असम में हुआ। अब अभी मैं केंद्रीय विद्यालय BHU कैंपस वाराणसी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहां से मैंने पढ़ाई शुरुआत किया था, वहां मैं अभी जॉब में हूँ। और लगातार प्रयोग, इनोवेशन मैं अपने काम में, अपने जो मेरा अपना पर्सनल काम उसमें, फिर जो मेरा स्कूल का वर्क है बच्चों के साथ, उसमें बहुत ज्यादा ईमानदारी से करते रहता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि उसका क्या रिजल्ट या फिर इनाम क्या मिलेगा, बस बच्चों के बीच लगा रहता हूँ कि कुछ नया करना है बेटा, नया करना है, नया करना है, नई तरह से सोचना है। उस सोच को एक कलात्मक रूप देना, कलात्मक रूप देने के साथ इस बात को विशेष ध्यान देते हैं कि जो हम कलात्मक रूप दे रहे हैं वो डिफरेंट कैसे होगा। जो हम ऑब्जेक्ट या कोई फॉर्म बना रहे हैं या रख रहे हैं या कुछ भी पेंट कर रहे हैं, उसको हम दर्शकों तक कैसे लेके जाएंगे कि वो और ज्यादा गहरा प्रभाव छोड़ेगा, वो सबसे अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इस पे मैं कार्य करते रहता हूँ अक्सर। जो लोग देखे समझे होंगे वो मेरे इस कार्य को देखे होंगे। इसके साथ अभी जो मेरा प्रोफेशनल वर्क है, अब्स्ट्रैक्ट में करता हूँ, और अब्स्ट्रैक्ट में भी ये प्रयोग चलते रहता है। इस तरह से मेरी जो जर्नी है आर्ट को लेकर, बचपन से रुझान से लेकर अब तक इस तरह से चलते आ रही है। जो दोनों चीज को मैं बैलेंस करके चलता हूँ, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए भी जॉब जरूरी है, उसके साथ अपने आप को जीने के लिए भी अपना प्रोफेशनल वर्क जरूरी है। मेरी बस इस तरह से मेरी जर्नी की शुरुआत है। इसमें कब पूछे कुछ तो बताएं। नॉट ऑडिबल, यस यस, अनम्यूट कीजिए। सॉरी सॉरी। मैं भी आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बचपन में भी मैंने जो मेरी पढ़ाई की स्टार्ट हुई थी, जो आर्ट के प्रति मेरा आकर्षण आया था, वो पिताजी के ऑफिस के एक टेबल था, आर्टिस्ट की टेबल था। जैसे आपने बोला कि सेट स्क्वायर स्केल वगैरह पढ़ा रहता था, बिल्कुल वो शुरुआत थी। और आप जिस तरह से आगे धीरे धीरे आते गए, मैं आपका काम देखा हूँ। 2015 में जब आपसे मिला था, डिब्रूगढ़ में आप थे, और तभी आपके डिजिटल वर्क के प्रति जो पैशन था वो हमने देखा। आप कितना वर्सटाइल वे में काम करते हैं, एंड पेंटिंग्स में उसका एक प्रभाव आपका है। तो हम पेंटिंग में आएंगे, क्योंकि आपकी जर्नी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई थी, और फिर आपने एक बात बीच में रखा कि केवी ने आपको सिलेक्ट किए हैं। और ये बताऊं कि केवी के लिए भी एक अच्छी बात है कि अच्छे लोग आना चाहिए, अच्छे टीचर्स आना चाहिए, जो पैशनेट हो, जो बच्चों के लिए सोचता हो। और आप लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम देखे हैं हर मामले में, हर छोटे छोटे इवेंट से लेके बड़े इवेंट तक, इवन हेडक्वार्टर तक, पूरे KVS नेशनल लेवल पे आपकी जो काम है, आपकी जो बच्चों के साथ मिलके काम है, वो हम सब देखते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। सर, हमें ये बताइए कि ये जो आपके, अगर मैं पेंटिंग की बात कहिए कि किस मीडियम में आप अभी पेंटिंग कर रहे हैं, और उसका थोड़ा थीम अगर आप बात करें। बिल्कुल। काम की जो जर्नी है वो शुरुआत है वो बनारस से ही कनेक्टेड है। चूंकि BHU में जब हम थे तो सेकेंड ईयर से हमारे गुरुजी एस प्रणाम सिंह ने रियलिस्टिक वर्क की शुरुआत की स्टडी में, और पोर्ट्रेट से फिर लाइफ स्टडी तक गए हम लोग। फोर्थ ईयर में निकले, फिर थर्ड ईयर में हम लोग आए तो मृदुला सिन्हा मैम हम लोग को ना ऑब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले गई।
डिस्ट्रॉय करने के लिए, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कराई वहां से। तो धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ गए, क्योंकि मेरा मास्टर्स लखनऊ से हुआ, बीएचयू में छोड़ चुका था, मुझे यूनिवर्सिटी चेंज करना था, तो लखनऊ गया। वहाँ मेरे उमेश सुख सक्सेना सर मेरे गाइड बने, जो निहायत थे, बहुत प्रयोगात्मक टीचर हैं, आर्टिस्ट हैं, और लगातार इस एज में भी होने के बाद वो लगातार कार्य किए जा रहे हैं। मुझे गर्व है कि वो मेरे गुरुजी रहे वो लखनऊ में। तो उमेश सर के अंदर में गए, वहां से मुझे गाइडेंस मिली, और अपने फॉर्म को जो बनारस में सीख के गया था, लखनऊ पहुंचा तो थोड़ा सा वहां भी चेंज आना शुरू हुआ। बनारस में मैं घाट, छाता, साड़, इन सब लेके डिस्ट्रॉय करना शुरू किया था, लेकिन वहां जाते जाते डायरेक्ट मेरा कलर प्लेट बदल गया। लखनऊ स्कूल का एक अपना एक कलर स्कीम है, वहां का जो वास्ट टेक्निक है, BN सर का जो वास्ट टेक्निक है, बहुत सॉफ्ट कलर को इस ढंग से लगाना, वो कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित किया, जिसके कारण मेरा जो कलर प्लेट है वो सॉफ्टनेस तरफ गया, या फिर व्हाइट बेस ज्यादा गया, या फिर कलर होने के बाद भी वो व्हाइट के साथ ज्यादा टिंट करके सामने आने लगा। और अपने वर्क में चारकोल के साथ खेलने लगा, पेस्टल के साथ खेलने लगा, पेंसिल के साथ खेलने लगा, फिर वो पेपर से कैनवास पे आने लगा, जिसमें मुझे गाइडेंस मिला सर का, जो वहाँ मेरे गाइड थे मास्टर्स में। उसके बाद वहाँ ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर है लखनऊ में, अलीगंज में, वहाँ मैं एडमिशन भी लिया था स्टूडियो के आर्टिस्ट के तौर पे, और वहाँ मैं काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मैंने देखा कि काम में बहुत चेंजेस आने लगे, और हाई लेवल के चेंजेस आने लगे। तो वो लोगों ने पसंद किया, जो भी अमित भैया सीनियर थे वहाँ से, कई लोग देखते थे मुझे, अवनीकांत देव सर थे वहाँ पे, उसमें तत्कालीन सेक्रेटरी रहा करते थे वहाँ पे, अभी डेथ कर चुके हैं कोविड में। तो वो चेंज आने शुरू किए, और धीरे धीरे अभी जो आप देख रहे हैं वो स्वरूप आया है। थोड़ा बदलाव आते आते, पहले बोर्ड बनते थे, फिर लाइन आए, फिर टेक्सचर आए, फिर फॉर्म आए, फिर उसमें ABCD कखा कखा आने शुरू हुआ, अलग अलग कंपोजिशन तैयार होने लगे, कलर थीम बदलने लगे। अब थोड़ा कहीं कहीं मैं डार्क कलर भी, मतलब चटकीले कलर भी यूज कर लेता हूँ, फिर व्हाइट पर मैं पिंक का प्रयोग कर लेता हूँ। इस तरह से करते करते मैं अभी तक अपनी जो मेरा फॉर्म है उसको लेके चल रहा हूँ। हमारी पेंटिंग को सबसे ज्यादा मतलब एक दिशा की तरफ मोड़ा वो केशव मलिक सर, पद्मश्री आर्ट क्रिटिक रहे हैं दिल्ली से, जो डेथ कर गए। वो भी सर का बहुत योगदान रहा। सर की जो वाइफ थी मैम, वो भी मेरे काम को बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी। सर भी किया करते, क्योंकि लखनऊ से उनका जुड़ाव था। मैं लखनऊ से जब भी उनके घर कैनाट प्लेस में दिल्ली जाते थे तो वहाँ मिलते थे, सर पे वर्क देखते थे, और उन्होंने पता नहीं उनके मन में ही एक चीज आया कि मेरा वर्क जो है ना, उसको उन्होंने टाइटल दिया कि हार्ट टू हार्डवेयर, दिल से मशीन तक। उन्होंने बोला तुम्हारा पेंटिंग देखने से ना बहुत ज्यादा ये फील होता है कि एक जो अभी के लाइफ में जो मशीनीकरण लोग होते जा रहे हैं, उनका जो हार्ट जो है मरते जा रहा है, उस पे कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तुम्हारा दिख रहा है। और उसको लेके तो उस शो से उस उन्हीं के नाम से मैंने एक शो भी किया था, जिसको ललित कला अकेडमी रीजनल ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश ने स्पॉन्सर दिया था, त्रिवेणी गैलरी दिल्ली में। हार्ट टू हार्डवेयर सर ने ही ओपनिंग किया था उसका, उस वक्त थे सर। तो वहां तक जर्नी चली थी, बहुत इंटरेस्टिंग। और जो मेरे वर्क में जो चेंजेस आना शुरू हुआ, और उसके बाद उनके बताने से सोचने लगे कुछ अलग ढंग से, वो मेरी पेंटिंग में आने लगा। लगातार प्रयोग फॉर्म के तौर पर, लाइन के तौर पर, पहले मैं टेप यूज करता था, अब टेप बिल्कुल नहीं करता हूँ। कई चीजें आने लगी, कई चीजें जाने लगी। तो अभी जाते जाते आप लोग को बहुत जल्द मेरा एक शो, ग्रुप शो बनारस में आने वाला है, आप सभी देख सकते हैं, मेरा रिसेंट काम उसमें दिखेगा। तो ये चीजें आने लगी। अब थोड़ा सा मटेरियल के बारे में बात करूं कि हम अपने वर्क में मोटे ग्रेन्स वाले कैनवास यूज करते हैं, ताकि जब हम उसको चारकोल यूज करें तो उसका ग्रेन्स और उसका डिटेल्स दिख सके। तो उसके साथ फिर हम कलर में एक्रेलिक कलर यूज करते हैं। एक्रेलिक में मैं गोल्डन यूज करता हूँ, मेटेलिक यूज करता हूँ, वाइट यूज करता हूँ, सारे सॉफ्ट ह्यू कलर यूज जितने सॉफ्ट रहते हैं वो यूज करता हूँ। फिर टेक्सचर्स के लिए मैं तो कहीं टेक्सचर वाइट यूज करता हूँ, कलर करता हूँ, फिर उसमें स्पेशल केमिकल कुछ यूज करके उसमें कुछ इफेक्ट लाते हैं। उसको बैलेंस करते करते आगे बढ़ते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, जो आप देखते हैं। उसके लास्ट में हम इसमें चारकोल अप्लाई करते हैं। जो आप मेरे पेंटिंग में आप देखते हैं, जो फॉर्म दिखता है, एक ड्रामा क्रिएट होता है, जो फॉर्म कंपोजिशन तैयार होता है, वो चारकोल का और मेरे उंगलियों का जादू होता है, जो उससे कैनवास से खेलता है, जो दिखता है। डेफिनेटली सर, ये जादू ही है
आपकी जो आर्ट की अभी आपने जिस तरह से एब्स्ट्रक्शन को डिफाइन किया आपके थ्रू, एंड एक चीज आपने बोला हार्ड टू हार्डवेयर या यांत्रिक जगह पे आप लोग जो आ रहे हैं वहां पे आप एम्फसाइज कर रहे हैं। हमें इस बात से एक चीज याद आया कि याद तो नहीं आएगा, कौशलेश कुमार इसके साथ एक लाइफ, यानी एक ऐसे लोग कनेक्ट करते हैं। कौशलेश कुमार मीन्स यहाँ पे कुछ धमाल होने वाला है, ये एकदम अकेले बैठे रहने वाले आदमी नहीं है। और ये सिलसिला आपका शायद यूनिवर्सिटी लेवल से ही चल रहा था, जो आज भी बरकरार है। तो इसको किस तरह से मेंटेन करें, इतने लाइवली आप कैसे रह सकते हैं हर काम को थोड़ा सा इतने मस्ती के साथ आसान तरीके से? ये हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होगा सबके लिए, जो आने वाले जनरेशन है या फिर जो अभी के टीचर्स है। नहीं, आपने आपने बिल्कुल सही चीज को पकड़ा है कि लेकिन कभी-कभी लाइफ में गैप भी होता है। मैं जब डिब्रूगढ़ में बनारस से सॉरी जब हजारीबाग से डिब्रूगढ़ गया था, उस वक्त मैं 2-3 साल बिल्कुल शांत पड़ गया था, कुछ नहीं किया था। वो कभी-कभी आपके लाइफ में कुछ ऐसा समय आता है, सिचुएशन होता है कि आप उस चीज को अलग-अलग मोड़ आते हैं जिसका कारण आप शांत पड़ जाते हैं। लेकिन उतना मुझे लगता है लाइफ आर्टिस्ट के लाइफ में ब्रेक होना बहुत जरूरी है। जब एक ब्रेक के बाद जब उठता है ना, तो और ज्यादा फोर्स से आगे बढ़ता है। रही बात इतना एनर्जी एनर्जी और इस तरह से कार्य करने की, तो शुरू से ही जब मैं था बनारस में पढ़ता था तभी से कुछ करना था। फर्स्ट ईयर में हम लोग 80 घाट पे एक शो किए थे, 75 पैसे का एक कैटलॉग बनाए थे छोटा सा, 75 पैसा का एक पड़ा था, फोटोकॉपी करा के हम लोग 10 अपने क्लासमेट मिल के, अजय था, अनूप था, मुकेश, अनिल, राजीव, हम लोग जितने पेंटिंग के स्टूडेंट थे अपने ईयर के 13 लोग मिलके उस पे किए थे। और वो फोटोकॉपी कराने के बाद वो जो कैटलॉग था ना, 75 पैसा का एक पड़ा था। ये 2003 की बात है शायद, या 2004 की बात है, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे। तब से अभी तक मेरे गुरुजी एस प्रणाम सिंह जो वहाँ से BHU से रहे, उन्होंने भी जब फोर्थ ईयर में था, तो चूंकि मुझे यूनिवर्सिटी चेंज करना था, बनारस छोड़ना था, मुझे तय था कि छोड़ना है। तो हाँ, मैंने एक बनारस के घाट को सीरीज के ऑब्जेक्ट में मैंने कटआउट ऑब्जेक्ट में मैंने कुछ पेंटिंग बनाए थे। और वहाँ का उद्घाटन काशीनाथ सर, जो बनारस से जाने माने, देश के जाने माने कथाकार हैं और नामवर सिंह के भाई हैं, तो उन्होंने किया था उसका उद्घाटन। और प्रणाम सिंह सर भी थे, तो उन्होंने उस नाम रखा था बनारस नाइट भोकाल टाइट। उस वर्क को देख के बनारसी ठेठपन जो होती है, बनारसी ठेठपन होते हैं, उसको एक भोकाल वर्ड बनारस बहुत फेमस है, तो उसको लेके उन्होंने उसका नाम रखा था। तो मेरे वर्क जो भी एग्जीबिशन होते हैं या फिर जो भी वर्क होते हैं, उसका थोड़ा सा नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग रखते हैं। मुझे लगता है कि रखना चाहिए ताकि लोग आई कैचर हो या फिर उस आपका सब्जेक्ट के साथ जाए, मेल खाए, इन सबको ध्यान रखना चाहिए। तो उस वक्त से लेके अभी तक ये होता है कि कोई काम करना है तो एक अलग सोच के साथ करना है। एक आपकी अलग सोच ही आपको कुछ स्पेशल या धमाल करने के लिए प्रेरित करती है। सर अभी मैं रिसोर्स इसके पर्सन के रूप में जीटी मुंबई में। हाँ, यस, मैं यहीं पे आ रहा था। इसी के साथ साथ जैसे लोग अलग अलग काम करने लगते हैं और इस तरह से एनर्जेटिक होते हैं, तो कुछ उनके ऊपर उंगली भी उठते रहते हैं। तो ऐसा आपने कभी फेस किया? और जीट वाले जो पोर्शन है उसमें हम आ रहे हैं, ऐसे क्रिटिसिज्म लोगों से, ये आपने किस तरह से हैंडल किया, अगर आया है तो? नहीं, देखिए क्रिटिसाइज और क्रिटिसिज्म तो आपके लाइफ में हमेशा जुड़ा रहता है और वो आना भी चाहिए। तो मैं उसको पॉजिटिव ढंग से लेता हूँ, कभी उसको लेके बहुत ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसको जैसे भी वो चीज आती है ना, तो मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ कि सामने वाला मेरे अंदर या मेरे काम के प्रति क्या ऐसे देख रहा है जो क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको समझता हूँ, उसको डेवलप करके मैं अपने वर्क में लाता हूँ। मैं जानता हूँ कि हर कदम पे मुझे सीखना है, चाहे मेरे सीनियर हो, जूनियर हो, मरने के दिन तक मुझे सीखना है। तो सीखना है तो मतलब सीखना ही है मुझे, और अपना दिमाग हमेशा खाली रखता हूँ ताकि कोई भी क्रिटिसाइज करे, कोई भी बड़ाई करे, तो उस चीज को मैं ग्रहण करूँ। और जब उसको ग्रहण करता हूँ तो जो भी चीजें बोलते हैं, जो तर्क के साथ बोलते हैं, सही बोलते हैं, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, नहीं तो उनको पास कर देता हूँ, जा भाई ठीक है, खुश रहो, तुम बोल दिए। तो इस तरह से होता है। जब आप आगे बढ़ेंगे ना, 4 लोग मिलते हैं इस तरह क्रिटिसाइज करने के लिए। लेकिन क्रिटिसाइज करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप उससे बेटर करके दिखाइए। आप मुंह से बोल के नहीं बोल दीजिए कि आप ऐसे किया ऐसे किया, आप काम करके मेरे ऊपर चढ़ के नहीं, मेरे बगल में एक लाइन खींच के आगे बढ़ जाइए, लवली, उसको बेटर लवली। कर दीजिए, मुझे ऐसा बहुत लगता है। ज्यादा, बहुत अच्छा आपने कहा कि किसी को छोटा करके हम कभी बड़ा नहीं हो सकते हैं। तो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर कुछ बोल रहे हैं तो उनको बोलने देते हैं। और अल्टीमेटली अगर हमें प्रूव करना है तो खुद को ही
अपना काम के जरिए लाना है। सर काम के मामले में बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर काम के मामले में जब हम बात करते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप एज ए आर्ट एजुकेटर रह रहे हैं और बहुत ही कम उम्र में, मुझे लगता है कि पहली इन सर्विस के बाद दूसरी इन सर्विस ही आप एज ए रिसोर्स पर्सन शायद किए होंगे, और ये बहुत ही कम लोगों में दिखाया जाता है। और नॉट ओनली दैट, रिसोर्स पर्सन मतलब एक जीट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट केंद्रीय विद्यालय संगठन की अपनी, तो वहां पे लगातार ऐसे भी हुआ है कि दो दो इवेंट को आपने कोऑर्डिनेट किया, जहां पे मान लीजिए 50-60 आर्ट टीचर एक साथ है। तो एक इतने बड़ा जो रोल आप प्ले कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप एज अ टीचर, आर्ट आई मीन आर्टिस्ट ये काम कर रहे हैं, तो कुछ उसके बारे में बताइए कि ये किस तरह से हैंडल करते हैं, लोगों से मिलके आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप उनसे क्या एक्सेप्ट किए हैं, कुछ अगर इस पे रोशनी डालें सर। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन का बहुत धन्यवाद ज्ञापित हूँ, इन्होंने इसे ये मौका दिया है। फिर हमारे जीट मुंबई के डीसी शाहिदा परवीन मैम जी को, और फिर हमारे डीसी जो उस वक्त थे, अभी तो ट्रांसफर हो गया सर का, डी मनी मनन सर का, फिर ग्वालियर के डीसी अनुराग यादव सर का, फिर चंडीगढ़ के डीसी मुकेश सर का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। और उस मौका को मुझे लगता है कि मैं बेटर करके जो रिजल्ट चाहिए, जो आपने हमसे आशाएं की थी, उसको हमने करके बेस्ट दिया। अब इसी में कुछ लोग बोलते हैं कौशलेश ना जादूगर है, वो लास्ट मोमेंट में ना खेल बदल देता है, कुछ ऐसा कर देता है, तो ऐसा होता है। और रही बात एक साथ, तो पिछले सेशन में मुझे 2 जगह सर्विस कोर्स में रिसोर्स पर्सन बनाया गया था, इस बार मुझे 3 जगह बनाया गया था, लेकिन किसी परीक्षा पे चर्चा कारण मैं ग्वालियर नहीं जा पाया था। तो खेद है कि मैं उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाया, लेकिन परीक्षा पे चर्चा भी मैं पहुंचा दिल्ली, तो वहां भी मेरी फ्रेंड मोदी जी से बात की, तो वो एक पॉजिटिव चीज रही। तो उस चीज को मैं देखता हूँ कि पूरे देश के जितने टीचर्स अभी ट्रेनिंग में आते हैं, और सबके अंदर कला तो भरी पड़ी है, जज्बा सबके अंदर है। बस एक चीज कमी दिख जाती है ना, उस बहुत से ऐसे लोग हैं जो करना नहीं चाहते बस, या उनकी परिस्थितियां ऐसी होती है जो करने नहीं देती है। करने का बहुत इच्छा है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां चली जाती है उनके सामने स्कूल में कि वो चीज को नहीं कर पाते बेटर ढंग से। इसी चीज को मैं लेके ज्यादा डिस्कस करता हूँ या बताता हूँ कि भाई आप लोग अपने जगह अपने विद्यालय में हैं तो 110% दीजिए, और किसी भी परिस्थिति में रहें तो पॉजिटिव बातों को सोचते हुए, उसको लड़ते हुए आप बेस्ट और बेस्ट दें, ताकि हमारे जो बच्चे जुड़े हमसे, जो हमसे आशाएं रखते हैं, जिनके कारण हम हैं, उनको कुछ नया कुछ बेटर दे सकें। इस तरह से हम जुड़े रहते हैं। सर और कुछ नया हाँ देख, बोलिए, बोलिए बोलिए सर, बोलिए सर। नहीं कंटिन्यू आप लोग। ठीक नहीं, है। मुझे जैसे आप बोल रहे हैं तो एक एक बात मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं सोचा भूलने से पहले आपसे पूछ लूं। एक बिल्कुल तरफ बिल्कुल। एक आर्ट टीचर होते हैं जो स्कूल में उनका एक रोल है, और वहां पे हम लोग अभी उस मामले में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका नाम हमने तय किया आर्तालाप। आर्तालाप जो आर्ट के वार्तालाप है, तो इस वार्तालाप में हम लोग बात करेंगे हम्म एक आर्टिस्ट के साथ। तो हमारे जो आर्ट टीचर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट भी है। तो हम लोग इस आर्टिस्ट की जो सत्ता है, जो अपनी जो अंदर की जो आर्टिस्ट है, उसको बाहर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, इस पे थोड़ा सा अगर आप बात करें कि आर्ट टीचर तो हम हैं ही, स्कूल के लिए काम कर ही रहे हैं, बट वहां पे वो आर्टिस्ट कहाँ गायब हो रहा है, जो आपने मेंटेन किया बहुत अच्छी तरह से। आप देखिए अभी आर्ट कैंप में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और साथ में आप इतने चीजें कर रहे हैं, उसको थोड़ा बताइए। देखिए, जब आप थोड़ा सा ज्यादा करने की सोचेंगे ना, तो सब काम आसान हो जाता है। जैसे स्कूल के बाद जब समय देंगे थोड़ा सा स्कूल को, तो आपके लिए सब आसान हो जाएगा। मैं बाहर हूँ, लेकिन मेरा स्कूल का सारा काम कंप्लीट है। अभी मेरे यहाँ ऐसे साइंस एग्जीबिशन था, उसके आने के पहले प्रिंसिपल सर ने मुझे जो काम सौंपा था, मैंने ईमानदारी पूर्वक समय पर उसको कंप्लीट करके विद्यालय से तब निकला हूँ। तो ऐसे मैं आया हूँ। उसके बाद जो बात बता रहे हैं कि, तो एक जो जुनून है आपका, आर्टिस्टिक जुनून है ना, उसको मरने नहीं देना है। आर्टिस्टिक जुनून क्या है, आप बीएफए में पे किए हैं एक आर्टिस्ट के तौर पे, तो आपका है कि एग्जीबिशन करना, अपने वर्क का सेल आउट करना, कैंप में जाना है, सेमिनार अटेंड करना, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको उसमें लगे रहना है। और लोग क्या है कि जॉब में जाने के बाद या फिर अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उस चीज से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हो जा रहे हैं।
बहुत सारे हमारे देश में आर्ट क्रिटिक, आर्ट राइटर भी हैं केवीएस में है, जो अच्छे अच्छे जगह लिखते हैं। और कई अच्छे स्कल्प्टर हैं, मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ। कई पेंटर्स हैं जो लगे रह रहे हैं। तो जो लगे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारण से, क्योंकि केबीएस की ऐसी नौकरी है कि बहुत सुदूर जगह पे भी कई केंद्रीय विद्यालय है जहाँ पे आर्ट गैलरी नहीं है। लेकिन अभी प्लेटफॉर्म आ गया ऑनलाइन का, आप कहीं से भी पेंटिंग अपना भेज के कहीं आप ऑनलाइन में शामिल हो सकते हैं। सिचुएशन है जहाँ पे वहाँ पे आप लाइव फेस टू फेस एग्जीबिशन लगा सकते हैं, दो चार लोग मिलके प्लान कर सकते हैं। तो जब आप उस चीज को उसमें जिएंगे ना एक आर्टिस्ट रूप में, तभी आप एक आर्ट टीचर और एक आर्टिस्ट दोनों में डिफरेंट करके आप अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत और बढ़िया। मैं शुरू से ही लगा रहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो एक से मेरी रोजी रोटी चल रही है, उसको भी 100% देना है, बच्चों को देना है। और बच्चों के लगे रहता हूँ कि मेरा केंद्रीय विद्यालय बीएचयू के बच्चे आप देख सकते हैं, एक पूरा एक आर्ट का बहुत भयानक माहौल है वहाँ पे। दूसरी बात है कि एक जो मेरा अपनी जिससे खुशी मिलती है, बच्चों के काम से तो खुशी मिलती है, लेकिन मैं जिसके लिए जो अपना अब्स्ट्रैक्ट वर्क करता हूँ वो भी एक मेरा कहीं ना कहीं खुशी का बात है। तो उस खुशी को पाने के लिए मैं बहुत अच्छे से उस पर मेहनत करता हूँ जितना समय मिलता हूँ। हाँ, मैं फुल टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जितना मैं देता हूँ देने की कोशिश करता हूँ, जिसका नतीजा हुआ कि साल में 2-3 एग्जीबिशन हो जाते हैं, कैंप मिल जाते हैं, और अच्छे अच्छे जगह अच्छे लोगों से लिंक हो जा रहे हैं। वही इसमें कुछ और बड़ा हो सकता है। और बिल्कुल। जहां भी मैं जाता हूँ इस चीज का मैं ध्यान रखता हूँ कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिस संस्था में गया या कि कहीं गया, तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या वहाँ के लिए लेके आ सकता हूँ। तो अक्सर मैं ऐसे संस्थाओं से ना अपने स्कूल में किसी काम के लिए स्पॉन्सर के लिए बात कर लेता हूँ। तो भाई अपने स्कूल में कुछ प्लान कर रहे हैं रंगोली का या किसी चीज के इवेंट का, तो आपके द्वारा कुछ क्या हेल्प हो सकता है। तो किसी संस्था के थ्रू कुछ यानी मटेरियल दिमाग आ गया, में हमेशा कुछ आ गया, तो दोनों उनके चीज सहयोग से मैं चल रहा है, दोनों चीज। कहूँगा या कि बोलिए सर। कुछ कुछ चीजें, मैं बनारस रीजन में ईबीएस में मैंने काम किया था। यहाँ पंकज है हमारे साथ, पंकज शर्मा है, जो एक जैसे कि हम है ना, जो झाड़ू टीचर की तरह, जो झाड़ू आर्टिस्ट की तरह लगे रहते हैं बनारस में, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। फिर अनिल भैया है, अनिल शर्मा है, बनारस से इंटरनेशनल आर्टिस्ट बहरीन से रिटर्न हुए हैं। उनको मैं डिब्रूगढ़ में था तब से मैं फेसबुक पे देखता था कि इन्होंने बड़ा ये कुछ किया, ऐसे किया, ये बनाया, मैं उसको फॉलो करता था। और उस सब चीजों का जब बीएचयू में आया, तो अपने स्कूल में लेकर जब बड़े बड़े इवेंट करता हूँ तो भैया का जो भी आशीर्वाद मिलते रहता है। हम लोग मिलकर भी बनारस में कई इवेंट किए, अभी इंटरनेशनल इवेंट भी एक बनारस में किए थे हम लोग फरवरी मंथ में, बहुत ज्यादा सक्सेस रहा। और अभी शंकर मोचन में मिलकर हम लोग ने काम किया, वो भी बहुत अच्छा रहा। तो सुनील विश्वकर्मा भैया हैं, ये सब लोग का जो एक तरह से ना आशीर्वाद प्राप्त होते रहता है। तो वो जो आभा है, वो कहीं ना कहीं आपको एक ऊर्जा देती है आगे बढ़ के कुछ काम करने के लिए। आप जो सर बोले ना बात, यही यही आपकी क्रिटिसाइज करने वाले का काम है करना। यही आपकी महानता है, और और आपको एक ऐसे लेवल पे ले गए हैं, क्योंकि आप देखिए इस प्लेटफॉर्म में अभी आए हैं, और आप सबके नाम लेके उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको ऑनर दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग इस चीज को करते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आपके साथ बात कर रहा हूँ, और उन लोगों के साथ भी बात करने की जो ख्वाहिशें हैं वो जिंदा हो रही है। बोलिए अब सर। रुकिए, अभी हाँ रुकिए, सर। मुझे अभी तक मेरा नेशनल में सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन अजय है बैंकॉक में। अजय का सिलेक्शन मेरा 2 बार हुआ है। मैंने ही पहला मैसेज को भेजा था कि देखो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मुझे खुशी होता है केबी की टीचर है जिसको नेशनल में सिलेक्शन हुआ, हो सकता है भविष्य में अवार्ड मिले। इस बार भी अनिल भैया को मिला है बनारस, उनको बधाई हो। तो उम्मीद की करता हूँ कि अवार्ड सेक्शन में जाए और अवार्ड में मिले और मैं पार्टी दूं बनारस में आकर। तो इस तरह से है। और कई लोग और हैं पूरे देश में, जय भैया हैं वहां से, अभी हिमाचल में ही है, जो स्कल्पचर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई लोग अलग अलग हैं, जुड़े हुए हैं। प्रियंका है मुंबई से, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पूजा राज है दिल्ली में, वो पेंटिंग और इंस्टॉलेशन को लेकर अच्छे काम, सब केवी के आर्ट टीचर हैं, लेकिन अलग अलग फील्ड में बढ़िया काम कर रहे हैं। जिनको लग रहा है कि आप हुए खुद अब दूसरे को मैं क्या बोलूं, आप हुए सजीत मिंज हुए रांची से, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि हमारे पटना मनीष भैया हैं, जो आर्ट के भी टीचर हैं, लेकिन डिजाइनिंग के फील्ड में उनका जबरदस्त कोई तोड़ नहीं है। एनिमेशन डिजाइनिंग के वो काम कर रहे हैं। निशा है दिल्ली में, जो पेंटिंग को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब लोग कंटिन्यू बहुत लगे हुए लंबी हैं, लिस्ट जो है, और अपनी लंबी लिस्ट है, लेकिन समय बहुत कम है। और बिल्कुल बहुत बहुत मजा आया आज मुझे आपसे बात करके। ऐसा लग रहा है कि एक आर्टिस्ट है, एट द सेम टाइम एक आर्ट टीचर है, एक दोस्त है, एक अच्छे इंसान से मैं बात कर रहा हूँ। एंड कौशलेश जी, इसलिए आप द कौशलेश कुमार हैं, और रियली सब लोग के लिए आप एक मोटिवेशन है।
आप बच्चों के लिए, बस हमारे पास 1 मिनट बचा है काम, बच्चों के लिए कुछ मैसेज दीजिए। आपके बच्चे जब ये सुनेंगे आपकी ये वार्तालाप, तो उनको आप कुछ अगर बोलना चाहें तो। सर। बच्चों के लिए एक ही है कि आप बच्चों जो भी काम कर रहे हैं ना, अपने गार्जियन को सोचिए, अपने अभिभावक को सोचिए। अगर आप अपने अभिभावक को सोच के कोई काम करने जाएंगे ना, तो आप बिल्कुल एरर फ्री गलती नहीं करेंगे, अच्छे काम ही करेंगे। जब आप अच्छे काम करेंगे तो सब कुछ आपका अच्छा होगा, चाहे आपको आर्टिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जिस भी विधा में जाना है। लेकिन जहां आपको कहीं भी कोई भटकाए गलत रास्ते पर जाने के, तुरंत अपने गार्जियन के बारे में सोचिए। वो कितना मेहनत से, तपस्या से आपके लिए ड्रेस, व्यवस्था, कॉपी कलम लेकर दे रहा है। तो फिर आपसे जो गलत काम होने वाला है वो बिल्कुल नहीं होगा, और आप एक अच्छे इंसान बनेंगे और एक अच्छे कलाकार, और जो भी आप बनना चाहते हैं उस फील्ड में जाएं। और बिल्कुल। हमारे बच्चे लगभग 150 से ज्यादा लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो फाइन आर्ट क्लब बनाकर रखे। तो फाइन आर्ट क्लब के हर बच्चे को मैं स्पेशली सैल्यूट करता हूँ, जो मेरे हर एक एक्टिविटी में जुड़े रहते हैं, और मेरे एक मैसेज पे वो हजारों मैसेज करते हैं कि सर इसको कैसे करें। तो उन सभी बच्चे जो हमारे फाइन आर्ट क्लब में जुड़े हुए हैं, सबको बहुत यस बहुत सर। साधुवाद। सर, हमारे समय बिल्कुल समाप्त हो रही है और हम लोग आज की जो वार्तालाप है वो यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आपने अपने कीमती समय निकाल के आपके आर्ट कैंप में से लाए हैं, और बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे वाराणसी में जो आर्ट एग्ज़िबिशन होने वाला है वहाँ पे हम लोग साथ मिलेंगे विजुअल कॉन्फ्लुएंस में, और बहुत से नए काम आपका देखने की उम्मीद रहेगी। और इसी के साथ धन्यवाद सर, और सभी को जो हमारे साथ हैं उन सबको नमस्कार जुड़े रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।